नमस्कार। आज के इस सेशन में हम सीधे बात करेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र यानी इसके स्कोप पर। देखिए, बीएड के लिहाज से ये एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है, तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि कार्यक्षेत्र या स्कोप का मतलब क्या है। फिर देखेंगे कि शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया और शिक्षक खुद इसके दायरे में कैसे आते हैं। और आखिर में हम ये भी समझेंगे कि एक टीचर के लिए ये सब जानना क्यों इतना जरूरी है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, जब हम कहते हैं किसी सब्जेक्ट का स्कोप या कार्यक्षेत्र, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? ये है क्या चीज? बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, किसी भी सब्जेक्ट का कार्यक्षेत्र ना एक बाउंड्री लाइन की तरह होता है। ये लाइन तय करती है कि उस सब्जेक्ट के अंदर क्या-क्या पढ़ा जाएगा और कौन सी चीजें उसके दायरे से बाहर हैं। मतलब ये हमें बताती हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की हदें कहाँ तक हैं। ठीक है, तो स्कोप का मतलब तो समझ आ गया। अब हम इसके सबसे पहले और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, और वो है शिक्षार्थी यानी द लर्नर। जाहिर सी बात है, पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम का सेंटर पॉइंट तो लर्नर ही होता है ना। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी लर्नर को बहुत गहराई से स्टडी करता है। इसमें क्या क्या आता है? बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट, उसकी इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी, और हाँ, ये भी कि वो अपने माहौल में खुद को कैसे एडजस्ट करता है। कभी कभी बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते, जिसे हम कुसमायोजन या मैलअडैप्टेशन कहते हैं। जैसे क्लास में बहुत गुस्सा दिखाना, ये सब इसके दायरे में आता है। और इतना ही नहीं, फ्रॉइड जैसे थिंकर्स तो बच्चे के अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड की बात भी करते हैं। उनका मानना है कि बच्चे का बर्ताव सिर्फ वो नहीं है जो वो सोच समझकर कर रहा है, बल्कि उसकी छुपी हुई इच्छाएं भी उसे प्रभावित करती हैं। अब एक सवाल उठता है, क्लास में हर बच्चा एक दूसरे से अलग क्यों होता है? इसका जवाब हमें मिलता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की बहस में। मतलब कुछ चीजें बच्चे को जन्म से मिलती हैं, जैसे उसकी जेनेटिक बनावट, और कुछ चीजें उसे अपने माहौल, अपने समाज, अपने स्कूल से मिलती हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इन दोनों ही पहलुओं को समझता है, और एक टीचर के तौर पर यह जानना बहुत जरूरी है कि हर बच्चा यूनिक क्यों है। अच्छा, तो लर्नर की बात तो हो गई, पर ये लर्नर सीखता कैसे है? मतलब ये जो सीखने की प्रक्रिया है, द लर्निंग प्रोसेस, ये कैसे काम करती है? चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसके स्कोप में बहुत कुछ आता है, जैसे लर्निंग की अलग अलग थ्योरीज, बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, वो चीज़ों को याद कैसे रखते हैं या फिर भूल क्यों जाते हैं, और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसका मतलब है कि एक जगह सीखी हुई चीज़ को दूसरी जगह इस्तेमाल करना। जैसे अगर किसी बच्चे ने क्लास में प्लस माइनस सीखा है, तो क्या वो बाजार में सामान खरीदते वक्त उसका इस्तेमाल कर पा रहा है? ये सब लर्निंग प्रोसेस का ही हिस्सा है। अब सीखने के सिद्धांतों को देखें तो यहां भी अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ है थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत। मतलब हम कोशिश करते हैं, गलती करते हैं और धीरे धीरे गलतियों को सुधार कर सीखते हैं। वहीं दूसरी तरफ है इनसाइटफुल लर्निंग, जो गेस्टार्ट साइकोलॉजी से आई है। इसमें क्या होता है? सीखना अचानक होता है, एक आहा मोमेंट की तरह, जब हम अचानक से किसी प्रॉब्लम को एक पूरे रूप में देख पाते हैं और उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो हमने लर्नर को समझा, लर्निंग प्रोसेस को समझा। अब आते हैं तीसरे सबसे जरूरी पिलर पर, यानी द टीचर एंड टीचिंग। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक टीचर को एक तरह का साइंटिफिक रोड मैप देता है कि कैसे पढ़ाना है। देखिए, ये एक पूरा प्रोसेस है। पहला कदम, अपने स्टूडेंट की साइकोलॉजी को समझिए, फिर उसके हिसाब से सही टीचिंग मेथड चुनिए। क्लास में बच्चों का इंटरेस्ट और मोटिवेशन बनाए रखिए, और जहां जरूरत हो उन्हें गाइडेंस और काउंसलिंग भी दीजिए। ये कोई अंदाजे का खेल नहीं, एक पूरी साइंटिफिक अप्रोच है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप सिर्फ स्टूडेंट तक ही सीमित नहीं है, ये टीचर की अपनी साइकोलॉजी को भी कवर करता है। सोचिए, एक टीचर की खुद की पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, इन सब बातों का सीधा असर क्लास के माहौल पे पड़ता है ना? अच्छा, तो स्टूडेंट समझ लिया, टीचर समझ लिया, प्रोसेस भी समझ लिया, लेकिन अब सवाल यह है कि पढ़ाना क्या है, यानी करिकुलम। और यह कैसे पता चलेगा कि जो पढ़ाया वो बच्चे ने सीखा भी या नहीं, यानी इवैल्यूएशन। एजुकेशनल साइकोलॉजी इन दोनों ही चीजों में मदद करता है। देखिए, साइकोलॉजी हमें यह समझने में मदद करती है कि किस उम्र के बच्चे के लिए कैसा करिकुलम सही रहेगा। जैसा कि पियाजे ने भी समझाया है, बहुत छोटे बच्चों को खेल खेल में रंगों और आकारों से सिखाया जाता है,
जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो उन्हें नियम वाले खेल और बेसिक मैथ पढ़ाया जाता है, और जब वो किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो उनकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, तो उनके लिए साइंस एक्सपेरिमेंट्स और डिबेट्स जैसी चीजें रखी जाती हैं। करिकुलम हमेशा बच्चे के डेवलपमेंटल स्टेज के हिसाब से होना चाहिए। और जब बात आती है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन की, तो साइकोलॉजी हमें बताती है कि सिर्फ एग्जाम के नंबर ही सब कुछ नहीं है। हमें बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी को समझना है। इसके लिए कई तरह के टूल्स हैं, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट। इनसे हम बच्चे की काबिलियत, उसकी रुचियों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो ये सब जानने के बाद अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। एक टीचर के लिए या जो टीचर बनने की तैयारी कर रहा है, उसके लिए इस पूरे स्कोप को समझना इतना जरूरी क्यों है? सीधा सा जवाब है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप समझना एक भावी टीचर के लिए एक जरूरी साइंटिफिक टूलकिट हासिल करने जैसा है। इस टूलकिट से वो क्लासरूम में आने वाली हर चुनौती का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। ये ज्ञान क्यों जरूरी है? क्योंकि ये क्लास की प्रॉब्लम्स को साइंटिफिक तरीके से सॉल्व करने में मदद करता है। ये हमें हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस को समझने लायक बनाता है, और इसी के आधार पर हम बेहतर टीचिंग मेथड्स और करिकुलम तैयार कर पाते हैं। और आखिर में सबसे बड़ी बात, ये सारा ज्ञान एक टीचर को सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर से एक सच्चा फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग बनाता है। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ जानकारी देता नहीं, बल्कि बच्चों को सीखने के लिए माहौल देता है, उनकी मदद करता है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने क्या सीखा? स्कोप का मतलब है सब्जेक्ट की बाउंड्री। एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप मुख्य रूप से 3 चीजों पर फोकस करता है: द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस एंड द टीचर। ये हमें पढ़ाने और मूल्यांकन करने के साइंटिफिक तरीके देता है, और ये हर टीचर के लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, जरा सोचिए, एक भावी शिक्षक के तौर पर एजुकेशनल साइकोलॉजी का कौन सा हिस्सा है जिसे असल क्लासरूम में लागू करना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होगा, और शायद सबसे बड़ा मौका भी?